अस्सलाम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 12.6 जिसमें बताना ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लूजिंग अ चार्ज। क्या मतलब हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो बात करेंगे, लेकिन अब एक ऐसा एरिया कंसीडर कर रहे हैं जो बिल्कुल बंद है, चारों तरफ से बंद है, हर तरफ से बंद है और चार्ज उसके अंदर बिल्कुल फंस चुका है। सेम इसी तरह से जैसे एक अंधेरे कमरे के अंदर आपको बंद कर दिया जाए और कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता ना बचे, तो क्या करेंगे उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे कि चार्जेस के मौजूद होने की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किस तरह से, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकेगी। सबसे पहली चीज़ है, चूंकि हमने चार्ज की बात करनी है तो हम एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। देन सेकेंड पॉइंट यहीं से आ जाता है, हमें हेडिंग से क्लियर हो जाता है कि हमने एक क्लोज सरफेस लेनी है। क्या किया, चार्ज लिया और उसके अराउंड एक क्लोज सरफेस बना दिए। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें स्क्वायर भी ले सकते हो, आप इसमें रेक्टेंगल ले सकते हो, ट्रायंगल, लेकिन हर तरफ से ये शेप बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो हमने यहाँ एक स्फेरिकल शेप कंसीडर की है जिसके अंदर चार्ज मौजूद है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा कि स्फीयर ऑफ रेडियस जो है वो आर है और इसके अंदर ट्रैप करवा दिया गया है एक चार्ज को। ओवरऑल अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला है ई डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो बेसिकली क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर ऐसा है तो अब हमें पता होना चाहिए किस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। यही बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। तो हमें इस पूरे जो हमारी स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन की ही हमारी ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बता रही है कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, मालूम करना है एक सरफेस के अंदर जो कि बिल्कुल क्लोज है और चार्ज को अपने अंदर डुबाया हुआ है। यहाँ से ही हमारे पास आंसर निकलना शुरू हो जाएगा और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अब हम लोगों ने समझ लिया। अब आप देखो कि सम टाइम क्या होता है, हमारे सामने कोई चावलों की प्लेट आ गई, कोई चने आ गए, कोई इस तरह की चीज़ आ गई, आपसे घिर जाती है। जब वो घिरेगी, उछल के गिरेंगे ज़मीन के ऊपर, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि ज़मीन के ऊपर एक एक पोर्शन पे बराबर क्वांटिटी की वो चीज़ घिरे। जिस तरह अगर हम ये हमारा फ्लोर है, कोई कारपेट बिछा हुआ है, कुछ भी है, चने गिर गए, चावल गिर गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर गए, यहाँ पे कम गिरे, यहाँ पे कुछ भी नहीं गिरा, तो क्या होता है कि हर एरिया में किसी और तरह से हमारे पास क्वांटिटी आ रही होती है। सेम इसी तरह यहाँ पे हुआ कि पूरे एरिया के अंदर अब हमें डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास कर रही हैं, कितनी पास कर रही हैं, उस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद होगा। अब इसका आइडिया वैसे नहीं हो रहा था, तो क्या किया गया, पूरी सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया गया। तो यहाँ पे अब हम लोग स्मॉल पैचेस में उस एरिया को डिवाइड कर चुके हैं, जिसको अब हम लोग लिख रहे हैं, स्मॉल है तो डेल का वर्ड ज़रूर यूज़ होगा, डेल A1, डेल A2, डेल A3। तो ये स्मॉल पैचेस के अंदर पूरे एरिया को डिवाइड कर लिया गया है। ये हमने सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी, लेकिन ये आइडिया है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है इसका नॉर्मल होगा, और नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सो बेसिकली ये हमारे पास नॉर्मल है, और नॉर्मल किसका, एरिया का। क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म भी आ चुकी है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। सो स्टूडेंट्स, हम पॉइंट वाइज तमाम चीज़ों को हल कर रहे हैं। पहला पॉइंट, सरफेस कंसीडर करना, एक स्फेरिकल सरफेस। सेकेंड पॉइंट, हमने चार्ज को दिखा दिया। थर्ड पॉइंट, छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में एरिया को डिवाइड कर लिया। एंड नंबर 4 पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पैच के अलोंग क्या होगी। उसी चीज़ को हम बताएंगे अपने इस पॉइंट में कि जो हमारे पास एरियाज़ हैं, हमने बात की कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो यहाँ पे हर एक के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट करेंगी उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सबके ऊपर एरो हेड आ जाएंगे। चार्ज है यहाँ पे मौजूद, यहाँ से लाइंस निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये वाली लाइन इस एरिया से पास की है, इस एरिया से, तो हर एरिया के अंदर से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही है तो हमें ये लिखना पड़ा। बात आ जाती है, अब हर चीज़ कैलकुलेट कर ली, एरिया पता चल गया, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। अब हमें आना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। सो टोटल फ्लक्स किस तरह निकाल सकते हैं, हर एक पैच के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर से फील्ड लाइन पास आउट कर रही है उसका फ्लक्स मीन्स फॉर नंबर 1 पैच, फॉर 2 पैच, फॉर 3rd पैच अप टू सो ऑन nth पैच तक कैलकुलेट कर लिया गया। देन हमने ये स्टडी किया और इसको देखा कि अगर ये एक सिमेट्रिकल शेप है, एक ऐसी शेप है जो बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं है, बड़ी तरतीब से फैली हुई है, तो क्या होगा कि हर पैच के अंदर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट करेंगी वो बिल्कुल एरिया के पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब है कि यहाँ पे जो डॉट आ रहा है, सबसे पहले अगर इसको ख़त्म किया जाए, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लाया जाए तो cos थीटा मीन्स एंगल कितना होना चाहिए, अगर पैरेलल हैं तो 0 और cos 0 1, यानी कि अब हमारे पास क्या आ चुका है, E del A इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद अब हम आते हैं इस पोर्शन पे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी। एक सिमेट्रिकल शेप जब भी हम कंसीडर करेंगे और चार्ज सेंटर में पड़ा है, उसकी हर तरफ जो रोशनी या शुआएं या रेज निकलेंगी वो बराबर होंगी। जब वो बराबर होंगी इट मीन्स कि तमाम पैचेस के अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बराबर हैं और एट द एंड हमने उसको E का नाम दे दिया, जबकि E किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। और ये हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ आ चुकी है कि कितनी होगी, सिंपली हम इस एरिया में इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। अब पहली बात कि ये सब कुछ बराबर हो चुके हैं, जब बराबर हो गया इट मीन्स कॉमन आ जाएगा और कॉमन की जगह हम ये वाली वैल्यू बता देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिर्फ रह जाती है वो है एरियाज। इट मीन्स कि अगर हम एक स्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं उसके एरिया का भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज लगा के कैलकुलेट कर सकेंगे टोटल फ्लक्स। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर केस में बराबर है, हमारे पास ये आ चुकी है कॉमन आने के बाद अंदर जो बच गया है वो है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पैचेस का एरिया। जिस तरह पजल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे पैच होते हैं, मिला के पूरी एक पिक्चर बन जाती है। इसी तरह से अगर इन्हीं छोटे छोटे एरियाज को मिलाना शुरू कर दें, एट द एंड तो हमारे पास पूरी स्फेरिकल शेप बनेगी। इसकी जगह पे क्या लिख दिया गया, टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। फिर हमने बताया कि जो E है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर के इक्वल है। साथ ही साथ जो टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया है वो इक्वल है 4 पाई R स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका एरिया मालूम हो। सो R स्क्वायर से कैंसिल, 4 से कैंसिल, पाई से कैंसिल। एट द एंड जो बच गया है वो सिर्फ और सिर्फ है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है जो ये बताता है कि हमने शुरू में बात की थी, चाहे आप एक स्फेरिकल शेप लो, आप स्क्वायर लो, रेक्टेंगल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड हमारा फ्लक्स डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आपकी शेप क्या होगी। सो ये इम्पॉर्टेंट तरीन आपका MCQs भी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं डिपेंड करता आपकी शेप क्या है, कौन सी शेप, कौन सी ज्योमेट्री अपनी सरफेस की ली हुई है। डिपेंड किस पे करता है, एक तो चार्ज पे कि चार्ज उस एरिया के अंदर कितना आपने इनक्लोज किया हुआ है, दूसरी चीज़ मीडियम क्या है, क्या एयर है जो आप सरफेस ले रहे हो, इसमें यहाँ पे सब जगह एयर है, पार्टिकल्स हैं, कोई आयरन बन रहे हैं, क्या चीज़ है। तो सिर्फ डिपेंड दो चीज़ों पे करते हैं, मीडियम और चार्ज पे।
और हरगिज डिपेंड नहीं करता कि आपके शेप क्या होगी। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।